हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है, एमपीजीके का सीरीज़ चल रहा है और इस एमपीजीके की सीरीज़ में हम प्रतिदिन 40 से 50 क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और इस 40 से 50 क्वेश्चन से हम कम से कम 150 से 200 क्वेश्चंस हमारे क्या हैं, कवर अप करने वाले हैं। आपकी आने वाली जितनी भी एमपी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम्स हैं, पूरा उसको हमने टारगेट किया है। एमपी पुलिस के साथ साथ एमपी एसआई, लेबर इंस्पेक्टर, एमपी पीएससी प्रीलिम्स तक का हम एमपीजीके यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप वीडियो के आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस के और भी क्लासेस आपको अवेलेबल हो सकती हैं और बहुत सारे आपको क्या है इस क्लासेस के एमसीक्यू सॉल्व करने को या देखने को मिल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में बताइए वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ है। भोपाल, जबलपुर, उज्जैन या नर्मदापुरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी यदि कहीं पर है तो वो कहाँ पर है बेटा, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था। सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान की बात हो रही है और यह मध्य प्रदेश के किस जिले से स्टार्ट किया गया था। विदिशा, दतिया, धार या रायसेन। तो सही आंसर देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, विदिशा। सघन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान जो है वो मध्य प्रदेश के कहाँ से शुरू हुआ था बेटा, विदिशा से शुरू हुआ था। चलिए, मध्य प्रदेश का तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। मध्य प्रदेश में जो टोबैको का उत्पादन होता है, तंबाकू का उत्पादन होता है, उसमें फर्स्ट नंबर पर कौन सा जिला है, रीवा, सिवनी, सतना या बालाघाट। तो इसका सही आंसर आएगा रीवा। और यदि मैं देश की बात करूं तो देश में जो है सबसे ज़्यादा तंबाकू कहाँ होता है बेटा, आंध्र प्रदेश में होता है। और तंबाकू हमारे देश में कौन लेकर आए थे, पुर्तगालीज लेकर आए थे। तंबाकू और आलू हमारे देश में पुर्तगाली लेकर आए थे। प्रिंटिंग प्रेस भी हमारे देश में कौन लेकर आए थे, पुर्तगाली लेकर आए थे। उसके बाद मैं बात करूं पत्रकारिता हमें किसने सिखाई है, कौन लेकर आया था पत्रकारिता, जो जर्नलिज्म्स होता है वह कौन लेकर आया था, पुर्तगालीज लेकर आए थे। तो मध्य प्रदेश का तंबाकू उत्पादन में जो प्रथम जिला है वह कौन सा जिला है, रीवा। देश में कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। पुर्तगालीज ये लेकर आए थे, इसके साथ क्या लेकर आए थे, आलू की खेती भी हमें पुर्तगाली ने करना सिखाया। प्रिंटिंग प्रेस और पत्रकारिता, ये सभी चीज़ हमारे देश में जो पुर्तगालीज आए थे, पहला पुर्तगाली 1498 में वास्को डिगामा आया था, ये पढ़ा है हमने। तो उसने क्या लेकर आया था, ये सब चीज़ें और भी आगे के उसके जो भी वायसराय थे वो लोग लेकर आए थे। चलिए आगे चलते हैं। कहरवा, टोंडा, पड़वा, दागला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। बात हो रही है किसकी, कहरवा, टोंडा, पड़वा, दागला, यह किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। हर जनजाति अपने अपने त्यौहार मनाती है, हर जनजाति अपने अपने क्या करती है बेटा, नृत्य करती है। उसमें से यह जो नृत्य है ये किस जनजाति का है, भील, गोंड, कोरकू या सहरिया। तो ये सबसे ज़्यादा है किसका बेटा, भील जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश के कौन से भाग में पाई जाती है, पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यदि मैं बात करूं 2011 की जनगणना की, 2011 की जनगणना के अनुसार 53.8% जो जनजातियां रहती हैं, मतलब जो भी जनजाति रहती है उसमें से 53.8% जो है वो कौन सी जनजाति है, भील जनजाति है। अब भील जनजाति के बारे में कई सारे विवाह की पद्धतियां भी प्रचलित हैं। जैसे कि मैं यदि बात करूं परीक्षा विवाह, ठीक है, जिसमें क्या होता है, परीक्षा दी जाती है लड़की के घर में, कुछ टाइम तक लड़के को क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। उसके बाद दापा प्रथा, जिसको बंद कर दिया गया है, दापा प्रथा, जिसके लिए याद रखिएगा 2016 में सरकार ने साथीदार अभियान चलाया था। यह क्या है, साथीदार अभियान, इसमें यह होता था कि यदि कोई लड़की मतलब शादी की जाती है तो वो वर पक्ष से क्या लिए जाते थे, लड़की वाले पैसे लेते थे। तो उसके लिए जो अभियान है वह कौन सा अभियान था, साथीदार अभियान। परीक्षा विवाह, दापा प्रथा, ठीक है, विनिमय विवाह, है ना, ये सब विवाह की जो पद्धतियां थी ये कौन सी पद्धतियां थी, भील जनजाति की पद्धति थी। अब मैं इसमें बात करूं, जैसे इनमें नृत्य है, इसमें एक फेमस नृत्य था जिसका नाम है कर्मा। कर्मा नृत्य के बारे में यदि बात करें तो जो कर्मा नृत्य है, ठीक है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने वाला, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब शामिल होने वाला सबसे पहला नृत्य है, ठीक है। तो ये इसके बारे में कर्मा नृत्य भी हो गया जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। यह मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी उपजातियों की बात करें तो इसकी कुछ उपजाति है, जैसे ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, रथियास, बेगास, भिलाला, ठीक है। ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, ये तीन जो है वो भीलों की क्या है, जनजातियां हैं। अभी जो भील होते हैं ये इनका जो मतलब बोल सकते हैं हम निवास स्थान जो होता है, ठीक है, या इनकी खेती की जो पद्धति होती है, जब पहले खेती देख लेते हैं, ये जो खेती करते हैं वह खेती होती है बेटा चिमाता,
क्या होती है? चिमाता। और इनका जो एक फेमस वो होता है, क्या बोलते हैं हम इसको, एक फेमस व्यक्ति जो होता है, जो पवित्र व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं? भगत। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये जो खेती करते हैं उस खेती को क्या बोला जाता है? चिमाता बोला जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? गोंड की। गोंडों के बारे में यदि मैं बात करूँ तो गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? अगर गोंड सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? छिंदवाड़ा जिले में। निवास के आधार पर एक चीज ध्यान रखिएगा, निवास के आधार पर गोंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये भी मैं आपको बताता हूँ। निवास के आधार पर गोंड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला गोंड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? राजगोंड। राजगोंड मतलब क्या? ये होते हैं आपके भूस्वामी, मतलब ये सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं। उसके बाद होते हैं आपके कौन से? धुरगोंड। धुरगोंड होते हैं साधारण गोंड। और उसके बाद यदि मैं बात करूं तीसरे नंबर पर आपके आते हैं कौन से? मायरी। ये जो होते हैं अत्यंत पिछड़े होते हैं, अत्यंत पिछड़े गोंड होते हैं। इनमें भी कई प्रथाएं चलती हैं, जैसे कि एक मैं बात करूं आपकी दूध लोटावा प्रथा, ठीक है, विवाह की दूध लोटावा प्रथा होती है इनमें। पोलीथर विवाह इनमें बहुत फेमस है, पोलीथर विवाह जो है इनमें बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये गोंड जनजाति होगी। इनकी साक्षरता दर कितनी है? गोंडों की साक्षर दर की बात करूं, मतलब 100 में से 60.1% गोंड जो है वो क्या है बेटा? पढ़े लिखे हैं ना। और यदि मैं एससी की साक्षरता दर की बात करूं तो एससी का जो है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के हिसाब से वो कितना निकल के आ रहा है आपका? 66%। और एसटी का साक्षरता दर कितना है? अगर एससी का साक्षरता दर देखिए, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट का, ये कितना है? 66%, ठीक। और यदि एसटी का साक्षरता दर की बात करूं तो ये क्या है? 50.3%, ठीक। ये टोटल साक्षरता दर है। अब उसमें मैं गोंडों की साक्षरता अलग से मैंने निकाली, तो अलग से साक्षरता दर उसकी कितनी निकली? 60.1%। चलिए, ठीक। उसके बाद क्या आ रहा है? कोरकू। कोरकू जाति जो है वो मध्य प्रदेश के कौन से भाग में पाई जाती है? ना, दक्षिण में। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन से प्रकार के? 2। एक होते हैं राजकोरकू और एक होते हैं पोथरिया कोरकू। एक होते हैं राजकोरकू और एक होते हैं कौन से? पोथरिया कोरकू। ये मध्य प्रदेश के ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी भाग में। सहरिया की बात करूं तो सहरिया मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा कहाँ भाग में पाए जाते हैं? उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, है ना। जैसे इनके नृत्य फेमस है, कई बार एग्जाम में आया है, दुलदुल घोड़ी, ठीक है। और इसका एक बात ध्यान रखिएगा, अभी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आया था, इसका जो मुखिया होता है उस मुखिया को क्या बोला जाता है बेटा? पटेल बोला जाता है ना। इनका जो मुखिया होता है और इनका जो घर होता है उसको बोलते हैं सहराना। क्या बोलते हैं? घर को, ठीक। सहरिया जनजाति के घर को सहराना बोला जाता है। मतलब हम क्वेश्चन से हमने कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कवर कर लिए हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। कहरवा, टोंडा, पड़वा, दागला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? तो ये किसके हैं? भील जनजाति के। और ये क्वेश्चन करंट का है, ये करंट नहीं बोल सकते लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दापा प्रथा, ध्यान रखिएगा। दापा प्रथा जो है वो किस जनजाति द्वारा की जाती है? भील जनजाति द्वारा की जाती है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने सन 2016 में एक अभियान चलाया था जिसका नाम क्या था बेटा? साथीदार अभियान। चलिए, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यह मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया? 1990, 1991, 1992 या 1993? तो सही आंसर इसका क्या आएगा? 1990। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कब से शुरू किया गया था? 1990 से शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। गांधी सागर परियोजना की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई? सबसे पहले बात ये आती है कि गांधी सागर परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले की किस तहसील में है? तो ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की कौन सी तहसील में है? भानपुरा में। यह मध्य प्रदेश की चंबल नदी पर ठीक है बनी पहली विद्युत परियोजना है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1960 में। गांधी सागर परियोजना की स्थापना मध्य प्रदेश में 1960 में की गई। ये मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में। इसमें 115 मेगावाट, ध्यान रखिएगा, 115 मेगावाट क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है। इस परियोजना से बिजली का उत्पादन कितना होता है बेटा? 115 मेगावाट होता है। इस चीज़ को भी बिल्कुल हमें नहीं भूलना है। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ था। तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला जिले के कौन से गांव में था बेटा? चुटका गांव में। पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका गांव में था। दूसरे की बात करूं मैं तो दूसरा जो है वो शिवपुरी जिले के कौन से? भीमपुर गांव में है। कभी कभी एग्जाम में आप लोगों को क्या हो सकता है? गांव भी पूछ सकते हैं कि भाई कौन से गांव में कौन सा है, भीमपुर गांव में कौन सा, मतलब भीमपुर ऐसा भी दे सकता है कि भाई मध्य प्रदेश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है।
चुटका गांव, भीमपुर, नारायणगंज या बिछिया। तो ये सभी जो हैं ये मंडला जिले से संबंधित हैं। तो मंडला जिले के में चुटका गांव में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, शिवपुरी के भीमपुर में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण की बात हो रही है और इसका गठन कब किया गया था? 19 अप्रैल 2010, 19 अप्रैल 2011, 19 अप्रैल 2012 या 19 अप्रैल? मतलब ये बात तो सही है कि 19 अप्रैल तो आना है, लेकिन सन कौन सा था? 10, 11, 12 या 13? तो इसका सही आंसर है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल 2010, 19 अप्रैल 2010 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण का क्या किया गया था? गठन किया गया था। चलिए, मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भौतिक प्रदेशों में कितने भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रदेशों में बांटा गया है? 5, 6, 7 या 8? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। 7 जैसे कि भाई मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इस तरीके से उसको कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है बेटा? 7। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चले, मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला। देखिए कोयला हमने देखा, कोयला जो है बिटुमिनस कई तरीके के कोयले होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, और चौथा होता है आपका क्या? बिटुमिनस कोयला। तो मध्य प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है वह कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। अब उसमें ये पूछ रहा है कि बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 80 से 90, 55 से 80, 40 से 55 या 40 से कम? तो हम यदि बात करें बिटुमिनस कोयले की, तो बिटुमिनस कोयले में कार्बन की मात्रा होती है 55 से कितना बेटा? 80%। और सबसे अच्छा जो कोयला होता है जिसका नाम क्या है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, इस एंथ्रेसाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वह कितनी होती है? 80 से 90 होती है। मैं लिग्नाइट की बात करूं जो थोड़ा सा कम होता है, उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 55। लिग्नाइट में 40 से 55 होती है। और 40 से कम होती है किसमें? पीट कोयले में, ठीक है। ये आसानी से जलता नहीं है, इससे ऊर्जा क्या होती है? बहुत कम होती है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर वाला जो होता है, कौन सा? थर्ड नंबर वाला, मतलब एंथ्रासाइट से थोड़ा सा कम हल्का बिटुमिनस तरीके का कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। और सबसे ज्यादा कोयला हमारा कहाँ? सोहागपुर। ठीक, सोहागपुर में जो भारवेली खदान है, ठीक है, वहां से निकलता है। हम मध्य प्रदेश का कौन सा कितने प्रतिशत बेटा? 13% कोयले का उत्पादन करते हैं। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश का कोयले के उत्पादन में कौन सा स्थान है? चतुर्थ स्थान है। कोयले के उत्पादन में कौन सा है? चतुर्थ। और भंडारण में कौन सा स्थान है? 5वां। मतलब मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा मतलब कोयला जो है वो कौन से नंबर पर है? हम चौथे नंबर पर हैं। और भंडारण की स्थिति में हम कौन से नंबर पर हैं? 5वें नंबर हैं। और सबसे ज्यादा कोयला अगर देश की बात करूं विश्व में, तो कहाँ होता है? चीन में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर होता है? चीन में होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, 3 तरीके के कोयले होते हैं, पीट कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो बिटुमिनस में 55 से 80 जो होता है प्रतिशत तक क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। एंथ्रासाइट में 80 से 90%। सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला। चले आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में कैल्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं? किस जिले में बात हो रही है कैल्साइट के निक्षेप की? बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर या शिवपुरी? एक खनिज है मध्य प्रदेश में, टोटल देखा गया कितने? लगभग 8 खनिजों का उत्पादन होता है, ठीक है। 19 जनवरी, ये डेट भी याद रखिएगा, 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी? 19 जनवरी 1962 को। तो ये इसका जो आंसर आएगा वह आएगा क्या? बड़वानी। मध्य प्रदेश के बड़वानी से क्या होता है बेटा? कैल्साइट के निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब पाया गया है कि कैल्साइट मध्य प्रदेश के किस जिले में उपस्थित है? वह बड़वानी में है। चले आगे चलते हैं। अमृत मंथन समाचार पत्र का प्रकाशन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? कई समाचार पत्र निकलते हैं, भोपाल से कई निकलते हैं, इंदौर से निकलते हैं, ग्वालियर से निकलते हैं। सबसे पहला जो हमारा अखबार था, हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला अखबार जो था 1840 में हिंदी अखबार, वो कौन सा था भाई? आपका ग्वालियर अखबार। क्या नाम था उसका? ग्वालियर अखबार। और यदि मैं पहले उर्दू अखबार की बात करूं तो पहला उर्दू अखबार जो था वह कौन सा था बेटा? नदीम। ध्यान रखना इस बात को, पहला उर्दू अखबार कौन सा था? नदीम था। अब बात हो रही है अमृत मंथन। अमृत मंथन कहाँ से निकलता है? नीमच, मंदसौर, जबलपुर या इंदौर? तो ये सही आंसर इसका क्या आएगा? नीमच। अमृत मंथन जो है नीमच से। जबलपुर से याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है विश्व सूर्य, है ना, बहुत कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा। विश्व सूर्य निकलता है कहाँ से? उससे
जबलपुर से। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रसंग, प्रसंग नाम की पत्रिका कहाँ से निकलती है, ध्यान रखिएगा, प्रसंग नाम की पत्रिका मध्य प्रदेश में कहाँ से, राजगढ़ जिले से निकलती है। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चले आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया? लता मंगेशकर सम्मान जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 1984 से की गई थी। अब पहला लता मंगेशकर पुरस्कार जो है वो उषा खन्ना, नौशाद, आशा भोसले या बाला सुब्रमण्यम। तो सही आंसर क्या है? नौशाद। पहला लता मंगेशकर सम्मान जो है वो किसे दिया गया था? नौशाद को। अगर मैं 2022 के लता मंगेशकर सम्मान की बात करूं तो 2022 का लता मंगेशकर सम्मान जो है वो किसको दिया गया था बेटा? कुमार शानू को दिया गया था, जो क्या है, एक सिंगर हैं। तो लता मंगेशकर सम्मान जो है वो सबसे पहले देना कब से शुरू किया गया है? 1984 से। पहला लता मंगेशकर सम्मान दिया था नौशाद को, और 2022 का किसको दिया था बेटा? कुमार सानू को। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे चलते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, जो चित्रकूट में हुआ था। तो यह अधिवेशन कब हुआ था? यह मध्य प्रदेश का, सॉरी, ये कांग्रेस का, ध्यान रखिएगा, यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था, है ना। पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति में, है ना। तो वह कौन सा 52वां अधिवेशन था, जो 29 जनवरी 1939 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या बने थे? इसी अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश का हुआ था कब? 29 जनवरी 1939 को। ध्यान रखने वाली बात है कि यह मध्य प्रदेश का कौन सा 52वां अधिवेशन था। चलें आगे चलते हैं। सुरुचि चित्रकला मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्र है? यह जो है दिवाली के अवसर पर उकेरा जाता है, ठीक है। ये जो है बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड या विंध्य प्रदेश, इनमें से किसी एक क्षेत्र में दिवाली के अवसर पर जो घरों के आंगन होते हैं उसमें उकेरा जाता है, जिसका नाम क्या है? सुरेती चित्रकला। और इसका सही आंसर क्या आएगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है बेटा, ठीक है, उसमें ये चित्रकला जो है सुरेती, इसको दिवाली के अवसर पर देखा होगा अपने घर के आंगन में, क्या है, एक चित्रकला बनाई जाती है, एक आकृति बनाई जाती है, जिससे यह माना जाता है कि इससे दिवाली के दिन हमारे घर में क्या होगा? लक्ष्मी जी का वास होगा। तो सुरेती चित्रकला जो कहाँ की है बेटा? बुंदेलखंड की है। चलें। आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? बात हो रही है संग्रहालय की, तो आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह पातालकोट, शिवपुरी, श्योपुर या उज्जैन। तो सही आंसर इसका आएगा पातालकोट, छिंदवाड़ा के पातालकोट में। और यदि मैं जनजाति की बात करूं तो सबसे अत्यंत पिछड़ी एक जनजाति है भारिया जनजाति, इसका निवास स्थान भी कहाँ पर है बेटा? पातालकोट है। और आदिवासी संग्रहालय जो है, ठीक है, यह जो नाम से जाना जाता है, यह जाना जाता है बादल भोई संग्रहालय। किस नाम से जाना जाता है? ये बादल भोई संग्रहालय नाम से यह जाना जाता है। कौन सा? आदिवासी संग्रहालय। पातालकोट में है। पातालकोट कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। भारिया जनजाति जो है सबसे ज्यादा यहीं पर पाई जाती है। चलें। बाघ की गुफाओं में कितनी, बाघ की गुफाओं की संख्या बताइए कितनी है? चलिए, ये तो सब हमने रट लिया कि बाघ की गुफा कहाँ है भैया? धार में है, ये तो सब हमने, लेकिन उसमें टोटल गुफाएं जो है वह कितनी है? 20, 10, 8 या 12। तो बाघ की गुफाओं में गुफाओं की जो संख्या है वह कितनी है? 8। और यहाँ पर इसमें एक आपको ऑप्शन 20 भी दिख रहा होगा। तो 20 जो गुफाएं हैं वह कहाँ पर है बेटा? उदयगिरी में। जो विदिशा में उदयगिरी की गुफा है उसमें टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 20। और 8 गुफाएं कहाँ पर हैं? धार में। अब इसमें से एक क्वेश्चन एक बार आया था कि बताइए बाघ की गुफा में गुफा नंबर 3 में क्या है? गुफा नंबर 3 में जो है बेटा, ध्यान रखना, वहां पर है हाथी खाना। एक बार एग्जाम में आ गया था कि बताइए बाघ की गुफा में गुफा नंबर 3 में क्या है? तो गुफा नंबर 3 में क्या है? हाथी खाना। और टोटल कितनी गुफाएं बाघ की गुफाओं में? 8 हैं। और उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? 20 हैं। और 3 में क्या है? हाथी खाना है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चले आगे चलते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। कृष्ण मृगों का सर्वाधिक संख्या, कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान या कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कृष्ण मृगों की सर्वाधिक संख्या की बात हो रही है और यह किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो इसका सही आंसर क्या है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और पेंच नदी, ध्यान रखिएगा, पेंच नदी इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच में से गुजरती है। तो कृष्ण मृग का सर्वाधिक जो संख्या है वह हमें कहाँ पर मिलता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चले,
मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद है ना, मध्य प्रदेश राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 1960, 1963, 1961 या 1962। तो सही आंसर इसका क्या आएगा? 1960। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद का गठन 1960 में किया गया था। अगर मैं खेल नीति की बात करूं तो मध्य प्रदेश की पहली खेल नीति जो है वह कब घोषित की गई थी बेटा? 1989 में। ये चीज़ भी ध्यान रखें। और नवीन खेल नीति की बात करूं तो नवीन खेल नीति कब की गई थी? 2005 में। मलखंब 2013 में हमारा क्या बनाया था? राजकीय खेल। इसके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वह कौन सा होता है बेटा? प्रभाष जोशी पुरस्कार। और यह एक साल में सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है। ठीक है। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण, अगर मैं खेल प्राधिकरण की बात करूं तो मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण का जो गठन है वह कब किया गया था बेटा? 13 जून 2011 को। ये चीज़ भी हम क्या कर सकते हैं? ध्यान रखने वाली है और इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। तो राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। चले, काले सैयद का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? काले सैयद का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी या खरगोन? काले सैयद का मकबरा, काले सैयद का मकबरा जो है वह कहाँ पर है बेटा? अशोकनगर में। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके बाद पीर का मकबरा, पीर का मकबरा भी कहाँ पर है? अशोकनगर में है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। शेख का मकबरा, यह भी कहाँ है? शेख का मकबरा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कहाँ पर है? अशोकनगर में। ग्वालियर की बात करूं तो ग्वालियर में क्या है? गुरु गोश मोहम्मद का मकबरा, गुरु गोश मोहम्मद का यदि मकबरा कहीं है तो वह कहाँ है बेटा? ये किसके? अकबर के समकालीन थे गुरु गोश मोहम्मद। और ये मकबरा भी किसने बनवाया था बेटा? अकबर ने बनवाया था। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि तो हमें पता है कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ठीक है। खरगोन में बात करूँ तो खरगोन में पेशवा बाजीराव, पेशवा बाजीराव की समाधि है। कहाँ पर? खरगोन में। ये भी हमें ध्यान है। ठीक है। शिवपुरी की बात करूँ तो शिवपुरी में क्या है बेटा? तात्या टोपे, तात्या टोपे ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर और कानपुर से 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो तात्या टोपे की समाधि कहाँ है? शिवपुरी में। शिवपुरी में ये किस राष्ट्रीय उद्यान में? ये भी पूछ सकता है। तो ये कहाँ पर है? माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। कहाँ है? माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। ये भी हमको ध्यान रखने वाली चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं। तो काले सैयद का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ है? अशोकनगर में। उनके साथ पीर का मकबरा और शेख का मकबरा भी कहाँ पर है? अशोकनगर में है। चले, भारत के तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? तिलहन उत्पादन में देखिए, तिलहन उत्पादन इस समय हम बहुत सारी चीज़ें भारत को तिलहन की जिससे तेल निकाला जा सकता है उसको क्या करना पड़ रहा है बेटा? इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि वर्तमान में जो तिलहन फसलें हैं या हमें जितनी तिलहन फसलों की ज़रूरत है उतना हमें कम पड़ रहा है। ठीक है। बाकी खाद्यान्न की फसलें तो हमारे पास इतना रिजर्व भंडार रखा हुआ है कि हम 1-2 साल तक आराम से उसको क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। लेकिन तिलहन फसलें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें क्या है? ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा इस समय तिलहन की फसल लगाने की। तो भारत के तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो योगदान है 27, 32, 30 या 35, सही आंसर क्या आएगा? 27%। 27% करता है। और यदि मैं तिलहन उत्पादन की बात करूं तो तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। और दलहन की बात करें तो दलहन में कौन सा है? ध्यान रखिएगा बेटा, प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। देखिए धीरे धीरे आप स्लोली विन द रेस, समझ रहे हैं आप? धीरे धीरे आप चलते रहेंगे, धीरे धीरे आपके सभी क्वेश्चंस जो हैं वो क्या होते रहेंगे? सॉल्व होते रहेंगे। एमसीक्यूज आपको समझ में आते रहेंगे। पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और बहुत मेहनत करके क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं। तो ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। चलें, नवेज नदी मध्य प्रदेश में किस जिले से होकर गुजरती है? कई सारी नदियां मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। इसकी आपने जो नदी देखी नहीं उसका ये मतलब नहीं है कि वो नदी नहीं है, वो नदी है। तो नवेज नदी मध्य प्रदेश में किस जिले से होकर गुजरती है? राजगढ़, झाबुआ, सतना या अलीराजपुर? तो सही आंसर इसका क्या आएगा बेटा? राजगढ़। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस नवेज नदी पर राजगढ़ में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना, ठीक है, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? पूछ सकता है आपसे, मोहनपुरा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो वो नवेज नदी पर है। और नवेज नदी कहाँ पर से निकलती है? राजगढ़ से। और मोहनपुरा सिंचाई परियोजना भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, राजगढ़ में। एक राजगढ़ में औद्योगिक केंद्र है, ये भी ध्यान रखिएगा, पीलू खेड़ी है ना। औद्योगिक केंद्र से क्वेश्चन भी आता है, पीलू खेड़ी औद्योगिक केंद्र, यह भी कहाँ पर है बेटा? राजगढ़ में। इस चीज़ को हमें नहीं भूलना है। चले आगे चलते हैं। तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस जिले से हुई थी? तालाब जोड़ो, देखो मध्य प्रदेश में क्या है? सिंचाई के कई साधन हैं। कुएं एवं नलकूपों से 69% सिंचाई होती है।
17% हम सिंचाई करते हैं नहरों से, 2.3% सिंचाई करते हैं हम काहे से, तालाबों से, और 10% के आसपास हमारी सिंचाई होती है अन्य स्रोतों से। तो कई तालाबों को जोड़कर, तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई किस जिले में होती है, बालाघाट से होती है। तो तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस जिले से शुरू की गई थी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा, खंडवा या सिंगरौली। तो सही आंसर इसका क्या होगा बेटा, टीकमगढ़। सही आंसर क्या होगा, टीकमगढ़ जिले से तालाब जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पादन की दृष्टि से संगमरमर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। संगमरमर पत्थर, एक सफ़ेद संगमरमर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है बेड़ाघाट, जिसमें क्या है, संगमरमर, सफ़ेद कलर का संगमरमर। संगमरमर भी कई तरीके के होते हैं, उसमें सफ़ेद कलर का जो संगमरमर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है बेटा, बेड़ाघाट में मिलता है। और यदि मैं संगमरमर की पहले मकबरे की बात करूँ, जहाँ से शाहजहाँ को आइडिया लगा था कि मैं अपनी वाइफ के लिए क्या ताजमहल बनाऊं, तो वो मध्य प्रदेश में है। संगमरमर का पहला मकबरा कौन सा कहलाता है, होशंग शाह का मकबरा, जो कहाँ पर है, होशंग शाह का मकबरा, जो कहाँ है बेटा, धार में। ठीक है, और धार में। और होशंगाबाद शहर जो है, होशंगाबाद शहर जो है, या नर्मदापुरम जिसका नाम हो गया था, वो किसके नाम पर पड़ा था, होशंग शाह के नाम पर ही पड़ा था। तो उत्पादन की दृष्टि से संगमरमर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो इसका स्थान है दूसरा। संगमरमर के पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो जाता है, दूसरा हो जाता है। और होशंग शाह का जो मकबरा धार में है वो क्या है, एक संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ पहला मकबरा माना जाता है। चलें आगे चलते हैं। प्रबोध पचासा राग रसायन किसकी प्रमुख रचना है। प्रबोध पचासा और राग रसायन की बात हो रही है कि यह किसकी रचना है, राजा भोज, केशवदास, हरिशंकर परसाई या पद्माकर। तो सही आंसर इसका आएगा आपका प्रबोध पचासा, पद्माकर की। किसकी रचना है, पद्माकर की। राजा भोज की बात करूं तो सरस्वती कंठाभरण, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हरिशंकर परसाई, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी। ठीक है, हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, ये भी एक हो सकती है, हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, यह भी हो सकती है, रानी नागफनी की कहानी भी है। ठीक है, केशवदास, केशवदास ओरछा, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ठीक है, इनका मूल संबंध कहाँ से था, ओरछा से था। और ओरछा किस नदी के किनारे है बेटा, बेतवा नदी के किनारे पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चले आगे चलते हैं। भोपाल स्थित मोती महल और मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। भोपाल में मोती महल और मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया। तो मोती महल और मोती मस्जिद की बात हो रही है, तो इसका निर्माण करवाया था बेटा सिकंदर जहां बेगम ने। लेकिन मैं कुदसिया बेगम की बात करूं तो यह इनके बारे में, यह भोपाल की पहली महिला शासिका थी, ध्यान रखिएगा। ठीक, इन्होंने किसका निर्माण कराया था, इन्होंने गौहर महल, ठीक है, गौहर महल और जामा मस्जिद, गौहर महल और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, कुदसिया बेगम ने। सिकंदर जहां बेगम ने क्या करवाया था, सिकंदर जहां बेगम ने आपका मोती महल और मोती मस्जिद। और शाहजहां बेगम की बात करूं तो भोपाल में लाल कोठी स्थित है। ठीक है, तो लाल कोठी का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, शाहजहां बेगम ने। क्लियर हो गया, मोती महल और मोती मस्जिद सिकंदर जहां बेगम ने करवाई थी। कुदसिया बेगम जो है वो भोपाल की पहली महिला शासिका थी, इन्होंने गौहर महल और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। चले, क्लियर हो रहा होगा मुझे लगता है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से किसने नेतृत्व किया था। देखिए 3 जून 1857 को, ध्यान रखिएगा इस बात को, 3 जून 1857 को सबसे पहले 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजा था वह कहाँ से बजा था बेटा, नीमच से। अच्छा, 1857 की क्रांति होने के मूल कारण क्या थे। हम लोगों ने कई बार देखा है कि भाई चर्बी युक्त कारतूस जो थे उसको खोलने से मना कर दिया था, लेकिन 1857 की क्रांति होने के कई और इंपॉर्टेंट कारण थे, हम थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। जैसे एक कारण क्या था, आर्थिक कारण भी था। आर्थिक कारण ये हुआ करता था उस समय 1857 की क्रांति का कि टोटल अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें 2,38,000 क्या थे, टोटल सैनिक थे, जिसमें से यदि मैं बात करूं 2 लाख जो सैनिक थे वो क्या थे, भारतीय थे। अब भारतीय सैनिक जो बहुत पुराने हो गए थे, कई साल से सर्विस कर रहे थे, उनको 171 रुपये प्रति माह दिया जाता था। क्या दिया जाता, सैलरी दी जाती थी। और जो अंग्रेज सैनिक थे उनको 200 रुपये से ज़्यादा क्या है, सैलरी दी जाती थी प्रति माह। और जो नए थे, मतलब नए रिक्रूट हुए थे 20 साल 21 साल के, उनको सैलरी दी जा रही थी कितनी, 200 से अधिक। और जो पुराने भारतीय थे उनको कितना दिया जाता था, 171 रुपये, 172 रुपये। तो ये एक 1857 की मूल मतलब एक कारण था। दूसरा कारण क्या था, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, किनका नाम क्या था,
बहादुर शाह जफर, इनको कह दिया गया था कि आपके मरने के बाद आपको क्या है बेटा, लाल किला खाली करना पड़ेगा, और आपके जो है वो बेटे जो सुल्तान नहीं कहलाएंगे, वह क्या कहलाएंगे, शहजादे कहलाएंगे। ये भी एक कारण था। और तीसरा सबसे कॉमन कारण जो था, वो एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि जो बम है या जो भी कारतूस है उसमें क्या है, आपके गाय और सूअर के मांस की चर्बी लगी हुई है, ठीक है, तो उससे भी 1857। अब मध्य प्रदेश का कौन सा पहला है, नीमच जिला, जहाँ से सबसे पहले क्या है 3 जून 1857 को क्या है क्रांति का बिगुल बजा था। उसके बाद तात्या टोपे ने भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, शेख रमजान ने भी किया, भीमा नायक ने भी किया, और डेलन शाह ने। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नरसिंहपुर से किसने किया था, तो नरसिंहपुर से किया था किसने बेटा, ध्यान रखने वाली बात है, डेलन शाह ने। तात्या टोपे ने कहाँ से किया था, ग्वालियर और आपके कानपुर से किया था, यदि मैं बात करूं ग्वालियर और कानपुर से किया था। भीमा नायक ने किया था शेख रमजान ने कहां से किया था, सागर से किया था। तो ये 1857 का जो था क्रांति था, उसमें नरसिंहपुर से जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, डेलन शाह ने। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले कहाँ, 3 जून 1857 को 1857 की क्रांति का शुभारंभ किया गया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम कृषि जोत का आकार है, न्यूनतम कृषि जोत का आकार मध्य प्रदेश में, अधिकतम तो शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन बात हो रही है न्यूनतम की। हरदा, नर्मदापुरम, कटनी, नीमच, शहडोल, उमरिया है, सीधी, सिंगरौली। तो न्यूनतम कृषि जोत जो है बेटा वो कटनी और नीमच में है। न्यूनतम कृषि जोत जो है कटनी और नीमच में। अधिकतम की बात करूं तो सबसे अधिकतम कृषि जोत जो है वो कहाँ है, हरदा में। मैं एवरेज मध्य प्रदेश का जो कृषि जोत है वो बात करूं तो 2.3 हेक्टेयर, 2.3 हेक्टेयर मध्य प्रदेश का एवरेज कृषि जोत है। और यदि मैं भारत के कृषि जोत की एवरेज की बात करूं तो भारत का कृषि एवरेज जोत कितना है, 2.8। ये भारत का है, 2.8 भारत का है, और 2.3 किसका है बेटा, एमपी का। और सबसे ज़्यादा कृषि जोत जो है वो हरदा में है, और सबसे कम कहाँ है, कटनी और नीमच में। इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलें, मध्य प्रदेश शासन द्वारा मूल स्थितिकरण कोष की स्थापना कब की गई। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है, मूल स्थितिकरण कोष क्या है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे। जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो उसमें हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब आपके बिजनेस को रन कराने के लिए जो आपको दैनिक कैपिटल की जरूरत पड़ती है वो कौन सी होती है बेटा, वर्किंग कैपिटल। उस वर्किंग कैपिटल राज्य को भी लगती है दिन प्रतिदिन अपना डेली राज्य को संचालित करने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करने के लिए, या वर्किंग कैपिटल को हम ऐसा समझ सकते हैं अपने शब्दों में, मैनेज करने के लिए, कार्यशील पूंजी को मैनेज करने के लिए मूल स्थितिकरण कोष की स्थापना की जाती है। जो ये कब की गई थी, 29 जून 2017 को। ध्यान रखिएगा इस चीज बात को, मूल स्थितिकरण कोष 29 जून 2017 को स्थापित किया गया था। किसके लिए, वर्किंग कैपिटल के अरेंजमेंट करने के लिए। सीदेव क्या है, गायन है, नाटक है, नृत्य है या चित्रकला है। तो सीदेव की बात हो रही है, तो सीदेव जो है गायन है, और यह किस क्षेत्र में गाया जाता है बेटा, बुंदेलखंड में। ध्यान रखना इस बात को, सीदेव गायन है और ये कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड में। चले, फेफरिया मांडलिया नृत्य मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस भाग में किया जाता है। फेफरिया और मांडलिया की बात हो रही है, किस क्षेत्र में किया जाता है, निमाड़, बुंदेलखंड, मालवा या बघेलखंड। तो सही आंसर इसका क्या आएगा, निमाड़। ठीक है, ठीक है। काठी भी किया जाता है, निमाड़। मालवा में बात करें तो माछ, कई बार एग्जाम में आया है, कहाँ किया जाता है, आपके निमाड़ में। तो फेफरिया मांडलिया नृत्य मुख्य रूप से किस भाग में किया जाता है, तो वह किया जाता है आपके निमाड़ में। ध्यान रखिएगा इस बात को। मार्कंडेय आश्रम 24 अवतार दर्शनीय स्थल कहाँ है। मार्कंडेय आश्रम और 24 अवतार कहाँ पर हैं, ओमकारेश्वर, महेश्वर, भोजपुर या चित्रकूट। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओमकारेश्वर में है। ठीक है, मार्कंडेय आश्रम और 24 अवतार कहाँ है, ओमकारेश्वर में। महेश्वर की बात करूं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, अहिल्या संग्रहालय है। ठीक है, एक चीज ये भी पूछी जा सकती है, भवानी माता का मंदिर, भवानी माता मंदिर कहाँ पर है भाई, ये महेश्वर में है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। भोजपुर में ध्यान रखिएगा क्या है, ऋषि माटुंगा का आश्रम। ऋषि माटुंगा का आश्रम कहाँ है, भोजपुर में है। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूँ पार्वती गुफा बताइए कहाँ पर है, तो पार्वती गुफा भी कहाँ पर है बेटा, भोजपुर में। इस चीज को भी हम ध्यान रख सकते हैं। चित्रकूट के बारे में क्वेश्चन आया कि इसे पवित्र स्थल कब घोषित किया गया था, तो 10 फरवरी 2009 को इसे क्या किया गया था, पवित्र स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर सती अनुसुईया का आश्रम है, कई बार एग्जाम में आया, सती अनुसुईया का आश्रम कहाँ पर है बेटा, ध्यान रखना हमें, चित्रकूट में। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कारोपानी हिरण पार्क, कुक्कुड़ मठ देवी मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है? कारोपानी हिरण पार्क और कुक्कुड़ मठ देवी मंदिर डिंडोरी, मंडला, बालाघाट या खंडवा में है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? डिंडोरी। कारोपानी हिरण पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में डिंडोरी में है। और कुक्कुड़ मठ देवी मंदिर भी कहाँ है? आपका डिंडोरी में। मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपको पता है। खंडवा को मानवता नगरी कहते हैं। कारोपानी हिरण पार्क और कुक्कुड़ देवी मंदिर कहाँ है? डिंडोरी में। सहरिया जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? अत्यंत पिछड़ी 3 जनजातियां हैं, बेगा, सहरिया और भारिया। तो सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? कई बार देख चुके हैं हम, उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका संग्रहालय जो बना हुआ है वह मध्य प्रदेश में कहाँ है? अशोकनगर, श्योपुर, टीकमगढ़ और दतिया। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? श्योपुर। ठीक है, सहरिया जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश के श्योपुर में है, शिवपुरी नहीं। ठीक है, कहाँ पर है? श्योपुर में। ठीक है, इसके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? सहराना बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था। इसके मुखिया को क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या बोला जाता है? पटेल बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चले, निवास के आधार पर मध्य प्रदेश गोंड जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? निवास के आधार पर गोंड, अभी हमने देखा था कितने, 3 गोंड हैं। ठीक है, पहला कौन सा है भाई? आपका राजगोंड। राजगोंड मतलब क्या? जो भूस्वामी होते हैं, अच्छे थोड़े पैसे वाले होते हैं। फिर होता है कौन सा आपका? साधारण गोंड। साधारण गोंड के बाद होते हैं आपके क्या? मारिया। ये अत्यंत पिछड़े होते हैं। मारिया जो होते हैं अत्यंत पिछड़े होते हैं, ये निम्न होते हैं, मिडिल क्लास। और राजगोंड भूस्वामी होते हैं। तो निवास के आधार पर गोंड जनजाति के कितनी उपजातियां हैं? 3 जनजातियां हैं। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। चले, मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 दिया गया? ऐसा कौन सा जिला था जिसे 2020 में? इंदौर, सीहोर, ग्वालियर या देवास? सही आंसर इसका क्या आएगा? इंदौर। इंदौर को क्या है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया था। एक योजना मैं आपको बता दूं, जल मंदिर योजना। ठीक है, जल मंदिर योजना कहाँ से शुरू की गई थी? बुरहानपुर से, क्योंकि बुरहानपुर में पेयजल पदार्थों की पूर्ति के लिए जल मंदिर योजना शुरू हुई थी। बुरहानपुर जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया है? भूमिगत जल जो आपकी लाइनें होती हैं, हर घर नल, ठीक है, इससे पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका है। तो जल मंदिर योजना बुरहानपुर से शुरू हुई थी। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे दिया गया था? इंदौर को। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, 23 सितंबर 2022 को विश्व में किस जगह पर मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया? 23 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश दिवस विश्व में किस जगह पर मनाया गया था? क्या वो पेरिस में मनाया गया था, सिडनी, ढाका या कोलंबो? तो सही आंसर इसका क्या है? पेरिस में। 23 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश दिवस जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश दिवस जो 1 नवंबर को मनाया जाता है ना, हमेशा। और ये कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में। और कहाँ मनता है? नई दिल्ली में। ठीक है, मध्य प्रदेश भवन कहाँ है? अभी मध्य प्रदेश भवन का शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। नया मध्य प्रदेश भवन बना है, कहाँ पर? नई दिल्ली में। लेकिन 23 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया था, कहाँ पर? पेरिस में। तो ये आज के हमारे लगभग 35 से 40 क्वेश्चन थे। इससे हमने लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास क्या है कवर करने की कोशिश की होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम और 45 क्वेश्चन को क्या करेंगे? MCQs देखेंगे। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।